नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। आज के इस शो में हम हाजिर हैं अपने एक स्पेशल मेहमान को लेकर और ये मेहमान ऐसे हैं जो आपको आपके कई सवालों का जवाब दे जाएंगे। दरअसल आज हम बात करेंगे हमारे आसपास की मौजूद वातावरण के बारे में कि किस तरीके से ये वातावरण, ये सराउंडिंग्स हमको इफ़ेक्ट करती है और हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। शुरुआत करेंगे सवाल से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारे वो खास मेहमान कौन है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष सिंगल जी मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं और लगभग 15 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर, हमारा आपसे पहला सवाल यही होगा कि आसपास का जो वातावरण है, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में हम जो देख रहे हैं, किस तरीके से प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है, लोगों की हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है। क्योंकि अब कहा ये भी जा रहा है कि एक दिन में दिल्ली में रहना कई सिगरेट पीने के बराबर है। किस तरीके से हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दिल्ली का जो वातावरण है, जो वायु है, इसके बारे में रोज़ अखबारों में इतना छप रहा है और मुझे लगता है कि छापने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देख सकते हो, ये इस हद तक पहुंच चुका है दैट यू कैन सी इट, यू कैन ब्रीथ इट, यू कैन स्मेल इट। सो इट इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग अस अ लॉट। बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुंचाने वाला है, दिक्कत पहुंचा रहा है। बहुत सारे इसके फॉल आउट्स हैं। एक तो है जो इमीडिएट फॉल आउट है, इमीडिएट जो दिक्कतें हैं, जैसे कि जिनको ऑलरेडी लंग्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके लिए उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। तो द नंबर ऑफ केसेस ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, चाइल्डहुड मल्टी ट्रिगर वीज, लंग इन्फेक्शंस, इनका रेट बढ़ रहा है। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है हुँ, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है, उसके ऊपर अच्छा। तो कोई बात ही नहीं हो रही है, हुँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है अपने आप में लंग कैंसर जैसी संगीन प्रॉब्लम्स जो इसकी वजह से बढ़ने वाली हैं, बढ़ रही हैं, ऑलरेडी हम मतलब देख रहे हैं। ये जो एनवायरनमेंट है वो आपको लंग कैंसर तक की स्थिति तक पहुँचा सकता है। बिल्कुल ये सिचुएशन भी 100%, आपके इसमें तो साथ हो कोई सकती कोई है। कोई डाउट ही नहीं है। मैं आपको इसका एक सिंपल सा स्टैटिस्टिक दे देता हूँ। हुँ, सन 2010 में जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में था, तो हमने लंग कैंसर के ऊपर एक स्टडी करी थी, जिसके ऊपर हमने देखा था कि 10% टोटल लंग कैंसर्स हुँ, हुँ, नेवर स्मोकर्स में होते हैं, जिनकी कोई स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है। हमें ये लगता था लंग कैंसर इज ऑलमोस्ट 100% एसोसिएटेड विद स्मोकिंग। अगर स्मोकर नहीं हो तो आप लंग हुँ, कैंसर नहीं होगा। हुँ, इन टुडे वर्ल्ड, आज की डेट में 35% ऑफ द टोटल लंग कैंसर्स आर नेवर स्मोकर्स। तो लोग आके पूछते हैं, यार हमें कैसे हो गया, हमने तो आज तक कभी स्मोकिंग दूर से नहीं देखी, हमें तो हुँ। घर में भी कोई नहीं करता, या आप ऐसी स्मोकिंग कर रहे हो। एयर पोल्यूशन इज द लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर। ये WHO खुद कहता है दैट 30% टोटल लंग कैंसर दैट द वर्ल्ड सीज इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अक्सर आपने सुना होगा, बड़ी बात जब जब होता है ना, तो बड़े दिनों तक न्यूज में आता है हुँ, हुँ, कि हार्ट अटैक हो गया। वो तो बड़े अच्छे जिमर थे, हुँ। वो तो बड़ा फिटनेस फ्रीक कई थे। हमने वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर इस हाँ, तरीके अब की वो देखी इनके हैं। यंग एज में हार्ट अटैक कैसे हो गया, हुँ, इतने फिट होने के बावजूद। एयर पोल्यूशन, व्हेन यू आर जॉगिंग इन द एयर पोल्यूशन, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप और ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं, हुँ, और ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 को अंदर तक लेके जा रहे हैं, और वो आपके लंग्स को भेद कर आर्टरीज में चला जाता है और आर्टरीज के अंदर प्लाक्स क्रिएट करता है। इट इज़ लाइक स्मोकिंग, डीपली स्मोकिंग, डीप स्मोकिंग की तरह है। हुँ, 25% ऑफ हार्ट अटैक्स, अनटाइमली हार्ट अटैक्स, लेट मी पुट इट लाइक दिस, अनटाइमली। हुँ, अनटाइमली मीन्स समय से पहले। हाँ, 70 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, एक अलग बात है, बट अगर जी, 40 साल 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है तो ये अलग बात है। बड़ी बात कोई है। रिस्क फैक्टर नहीं है, स्मोकिंग बिल्कुल। कभी नहीं करी, फिटनेस फ्रीक थे, जिम कर रहे थे, अच्छी खासी बॉडी थी, और हार्ट अटैक हो गया। सो यंग हार्ट अटैक्स, अनटाइमली हार्ट अटैक्स हुँ, 25%, WHO की फिगर है 25% लंग हार्ट अटैक्स। स्ट्रोक्स, पैरालिसिस अटैक्स, हुँ। दीज आर ऑल वेस्कुलर इवेंट्स, जिसको हम वेस्कुलर इवेंट्स कहते हैं, कि अचानक से आर्टरी ब्लॉक हो गई, या ब्रेन की हो गई, या हार्ट की हो गई। स्ट्रोक्स, पैरालिसिस अटैक्स, 25% पैरालिसिस अटैक इज बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब आपका कहना है ये सारे जो लंग कैंसर, हार्ट अटैक और ये कई जो बीमारियाँ इस तरीके अनटाइमली हार्ट अनटाइमली जो अटैक्स, डेथ हो रही है, यस, इट इज ये बिकॉज ऑफ इसके एयर पीछे पोल्यूशन। एयर पॉल्यूशन एयर है। पोल्यूशन, हाँ। WHO कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। डोंट गो रिपोर्ट्स बाय, डोंट रिपोर्ट्स। गो, यू कैन गूगल इट एंड सी इट, हुँ, एनीबडी कैन गूगल इट। 48% ऑफ COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, is because of air pollution. हुँ। तो यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। तो सर, ये टाइम बॉम्ब में हम जो बैठे हुए हैं, टाइम बॉम्ब क्या है, टाइम बॉम्ब तो फट चुका। नॉन स्मोकर जो हाँ। है हम लोग, वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। हम्म, तो क्या अब जो नॉन स्मोकर हैं, क्या हम्म। उनके पीछे कोई जेनेटिक रीज़न भी हो सकता है लंग लंग कैंसर या इससे जुड़ी कोई और बीमारियाँ होने का जेनेटिक रीज़न कहीं रखता है जगह? हो सकता है। हुँ, देखिए, एवरी स्मोकर डज नॉट गेट लंग कैंसर। ट्रू, स्मोकिंग के पैकेट पे बना हुआ है, सब ट्रू। लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी स्मोक करते हैं।
लेकिन बिल्कुल हर एक स्मोकर को लंग कैंसर नहीं होता। बिल्कुल। कई बार लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी हमारे तो ताऊ जी चाचा जी पता नहीं कब से सालों से पी स्मोकिंग कर रहे रहे हैं, हैं। सालों से पी रहे हैं, 70-75 हम्म साल के हो गए, उनको तो कुछ नहीं हुआ है। जेनेटिक्स है, उनकी जेनेटिक्स है, बट अनफॉर्चुनेटली जेनेटिक्स को देखने का तरीका क्या है हमारे पास। अब ऐसी कोई जेनेटिक टेस्ट तो नहीं है कि हाँ भी आप तो इम्यून हो, आप रहो बाहर, भागो दौड़ो, एयर पोल्यूशन में कोई भी दिक्कत पियो नहीं। सिगरेट, 50 सिगरेट पी लो, कुछ नहीं होएगा। ऐसा कोई जेनेटिक टेस्ट नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं जेनेटिक्स इसका कारण होगा, मैं मानता हूँ, क्योंकि हर एक को उतने ही एक्सपोजर से वो चीज़ नहीं हो रही है। बट देर इज नो वे टू फाइंड आउट द जेनेटिक्स, सो इट इज़ बेटर। जो चीज़ खराब है वो फिर भी खराब ही है। आपकी जेनेटिक्स होंगी स्ट्रांग, हो सकता है आप 100 साल जीते, बट आपको 70 पे 75 पे कुछ हो गया, हो सकता है आपकी उम्र 70 ही थी लेकिन आपको फिर 50 पे हो गया। सो जेनेटिक्स कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं, बट व्हाट आर दीज जेनेटिक्स वी डोंट रियली नो। अभी तक ऐसा कोई टेस्ट मार्केट में नहीं है जिसको हम प्रिस्क्राइब करके बता सकते हैं कि भाई आप स्मोकिंग बेइंतहा करते रहो, कुछ नहीं होने वाला आपको। मतलब जेनेटिक भैया कहीं कहीं हो सकता है आपके पीछे रीजन कि जो आपको लंग कैंसर या इससे जुड़ी कुछ बीमारियां हो जाए। अब सर एक सवाल मेरा ऑक्यूपेशन को लेकर होगा। देखिए पोल्यूशन तो है ही एनवायरनमेंट में, लेकिन क्या ऑक्यूपेशन ऐसे कुछ रहे हैं जो इस तरीके की बीमारियों को ज्यादा तरीके से इनवाइट कर सकते हैं? जो क्या ऐसे रोजगार, जो ऐसे लोग हैं जिनको काम करने के सिलसिले में, काम करने के दौरान इस तरीके की बीमारियां हो जाती हैं? बिल्कुल है। सो बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, हम्म। जैसे स्टोन कटर्स, वुड डस्ट, जो फर्नीचर का काम करते हैं, या बहुत सारा केमिकल्स यूज़ करते हैं, जो केमिकल्स भाप की तरह बनकर उड़ता है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्रीज तो नोन है, क्योंकि अगर आपका एक्सपोजर पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड, एग्जॉस्ट से रिलेटेड, कंबशन ऑयल से रिलेटेड, वुड डस्ट से रिलेटेड, या स्टोन डस्ट से रिलेटेड, इस तरह का जो काम करते हैं लोग, वो डेफिनेटली उनका एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यस, उनके ऑक्यूपेशन की वजह से उनको कैंसर, एस्बेस्टोस से रिलेटेड। सो ये सब तो नोन फैक्टर्स हैं। बाहर के देशों पे इन पे सब पे नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपको इतना एयर फिल्टर रखना पड़ेगा साथ में ताकि ये स्नो डस्ट बाहर ना जाए। कंस्ट्रक्शन वर्क के चारों तरफ इतने सारे नॉर्म्स हैं, बट हमारे यहाँ नॉर्म्स बने हुए हैं, बट वो रिलैक्स्ड हैं। उनका काम करने वाला नहीं है ठीक से। एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्म्स नहीं है। नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स किताबों में तो है, बट उनको कितना अप्लाई किया जा लागू रहा नहीं है, होते। वी डोंट रियली नो। सो आई डोंट नो ये बात मैं कह सकता हूँ या नहीं कह सकता हूँ, बट मैं कह देता हूँ। देख लेंगे बाद में, अगर आपको डिलीट करना हो तो डिलीट कर देना। मेरे को मेरा एक बार एयर पोल्यूशन, आई ड्राइव अ गुड कार, तो उसका एयर पोल्यूशन एक दिन पहले वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था। तो मेरे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो उतार लिया उन्होंने मुझे। इतनी देर में पीछे से एक ट्रक निकला जिसमें से काला धुआं निकल रहा था। तो उन्होंने बोला कि भी आपका चालान कटेगा। उन्होंने लाओ जी चालान, अब तो कटेगा तो कटेगा। मैंने सर ये छोड़ने, इसको तो आपने नहीं पकड़ा, ये छोड़ने के लिए कौन सा लाइसेंस लगता है, अगली बार वो बनवा लूंगा। क्या जवाब मिला आपको पुलिस वाले से? तो डॉक्टर साहब आप भी कमाल कर रहे हो, कैसी बातें करते हो, चलो आपको पता क्या जवाब मिला होगा। मैं इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहता, बट मुझको लगा कि मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से। रूल्स एंड रेगुलेशन ठीक से एप्लीकेबल नहीं है। आपको तो यहीं खड़े रहना है, आपको मेरी सेहत से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए। तो आप मेरे को लोग, आपने बिल्कुल ठीक किया। मेरा पोल्यूशन सर्टिफिकेट खराब था, बट जो व्हीकल्स वाकई ही बहुत पोल्यूशन कर रहे हैं उनको भी हमें पकड़ना चाहिए। और ये सिर्फ उन्हीं की सेहत के लिए नहीं, पूरी देश की सेहत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। सो मैं समझता हूँ कि रूल्स रेगुलेशंस हमारे यहाँ बने हुए हैं, बट उनको जो जो इन्फोर्स करते हैं वो बॉडीज बहुत ही वीक है हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहली तो बात यही है कि अगर आपकी गाड़ी का एयर पोल्यूशन एक्सपायर हो जाए तो सबसे पहले उसको रिन्यू करवा ले, ताकि आपको डॉक्टर साहब के जैसी कोई दिक्कत झेलनी ना पड़े, है ना डॉक्टर साहब। अब इस बीच मेरा सवाल ये होगा कि लंग कैंसर की बात चल रही है, एयर पोल्यूशन की बात चल रही है, क्या अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं इस बीमारी के, देखिए जिसे पकड़ा जा सके? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। काफ़ी लोग इस बारे में बात करते हैं कि भी कैसे इसको डिटेक्ट कर लें, क्या हम कोई टेस्ट करवा लें, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब किसी के घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सारे रिश्तेदार आके हमसे ये पूछने लगते हैं भी क्या सिम्टम होता है। देखिए कोई एक सिम्टम नहीं है, और इसका उदाहरण मैं एक बड़ी सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक हेडेक है, एक आदमी है, वो हेडेक के साथ कंप्लेन करके आया, तो डॉक्टर ने बोला आप आई टेस्ट कराओ। आई टेस्ट कराया, आई साइट वीक निकली। 1 साल बाद दोबारा वो आया, उसको हेडेक ही था। इस बार उन्होंने बोला ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, ब्लड प्रेशर हाई निकला, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, हेडेक ठीक हो गया। अगली बार आया, उसने बोला कि लगता है माइग्रेन होगा, तो उन्होंने माइग्रेन की दवाई दे दी। चौथी बार आया तो उन्होंने बोला हेडेक होगा, तो उनको लगा कि मतलब आम बीमारी के जैसे लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वही अब इस बार ब्रेन ट्यूमर निकला। सो बट सिम्टम हर बार क्या था, हेडेक ही था। सो हर एक हेडेक को मैं एमआरआई नहीं लिख सकता,
बिल्कुल। वैसे ही लंग कैंसर का कोई एक सिम्टम नहीं है, द सिम्टम्स कैन ओवरलैप। सांस फूलना अस्थमा में भी हो सकता है हार्ट की कोई प्रॉब्लम, वहाँ सांस फूल रही है, लेकिन लंग कैंसर भी हो सकता है। वेट लॉस हो सकता है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है डायबिटीज हो गई हो, बट लंग कैंसर का सिम्टम भी हो सकता है। खांसी में ब्लड आना टीबी भी हो सकती है, हो सकता है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गई हो सकता है लंग कैंसर हो। सो कोई एक सिम्टम के बेसिस पे लंग कैंसर ही बोलना बड़ा मुश्किल है, डिटेक्ट करना मुश्किल है एक बट बार में। टेक होम मैसेज ये है कि अगर कोई सिम्टम सबसाइड नहीं हो रहा है, खांसी लगातार बनी हुई है, ठीक नहीं हो रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, खांसी में कभी कभार ब्लड भी आ गया है, या फिर आवाज बदल रही है आपकी, या स्वेलो करने में दिक्कत होने लग गई है, कहीं लंग कैंसर किसी फूड पाइप को भी दबा रहा है, मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ चुनिंदा सिम्टम जो एक 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 पूरे पैकेज की तरह आपके साथ आ रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सीरियस डिसऑर्डर के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं कह रहा लंग कैंसर ही होगा, कुछ और फिर भी हो सकता है, लेकिन यू हैव टू गेट योरसेल्फ इन्वेस्टिगेटेड, यानी कि आपकी जांच पड़ताल पूरी चेकअप होनी जरूरी चाहिए। कराना है। अगर 4 हफ्ते से ज्यादा सिम्टम परसिस्ट कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हायर इन्वेस्टिगेशन का रोल आ जाता है। हायर इन्वेस्टिगेशन में भी सीटी स्कैन एटसेट्रा, एंड एनी मास और एनी फ्लूइड इन द लंग इज नॉट टीबी। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि सर हमने 2-3 महीने से हम तो टीबी का इलाज करा रहे थे, ये तो लंग कैंसर निकला, कुछ और निकल गया। तो यानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन अगर आपके सिम्टम्स सबसाइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक सिम्टम के बेसिस पे या 2 सिम्टम के बेसिस पे आप लंग कैंसर का डायग्नोसिस नहीं बना सकते। उसी तरीके से जैसे मैंने हेडेक का एग्जांपल दिया, हेडेक के 50 कारण हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर हेडेक में ब्रेन ट्यूमर होगा तो एमआरआई कराओ भाई। So if it is persisting and not getting recovered with any simple medication, then you are in for higher investigation. तो मतलब वैसे हमने इस तरीके के केसेस देखे भी हैं जहां कई बार डिटेक्ट करने में देरी हो जाती है या डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं डॉक्टर्स केसेस को, तो यहाँ मुझे लगता है यही सारी प्रॉब्लम्स रही रहती हैं जहां पर कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं एक आम बीमारी के वो दिखने लगते हैं। कई बार डॉक्टर्स भी गलती कर जाते हैं, आम डॉक्टर मतलब जो जनरल फिजिशियन है, या वो कहते हैं नहीं नहीं यार, कई बार रिश्तेदारी में भी होते हैं वो लोग, दवाई ले लेते हैं डॉक्टर अरे से, नहीं नहीं मेडिकल कुछ शॉप नहीं से होगा, जा तुम ले आते हैं। ये कफ सिरप ले लो, वो कफ सिरप चलता रहा, थोड़े दिन ठीक हो गया, फिर वापस आ गया। अगर आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो रही है एंड इट इज बिकमिंग वर्स विद टाइम, मतलब दिक्कतें बढ़ रही हैं ठीक होने की बजाय, तो आप बड़ी जांच करा लीजिए। यहाँ पर अब मान लीजिए कि लंग कैंसर किसी को हो चुका है, क्या एक्सरसाइज वगैरह से और बाकी जो दवाइयाँ आपकी तरफ से दी जाती हैं, डॉक्टर्स जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उससे कितने % चांसेस होते हैं किसी भी पेशेंट के बचने के? देखिए, लंग कैंसर में आज की डेट में तरक्की काफ़ी हो चुकी है। लंग कैंसर अपने आप में टॉप मोस्ट कैंसर है इन मेल्स, सेकेंड मोस्ट टॉप मोस्ट कैंसर इन फीमेल्स। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, बट टॉप मोस्ट कैंसर अगर हम दोनों सेक्स को मिला ले तो लंग कैंसर इज, तो काफ़ी रिसर्च इसके अंदर हुई है। एंड द ओनली प्रॉब्लम इज कि लंग कैंसर आमतौर पे लेट स्टेज में ही पता चलता है। अगर हम बोले 100 पेशेंट अगर हमारे पास आते हैं तो उनमें से 80% पेशेंट स्टेज 4 में या एडवांस स्टेज में ही होंगे, और 20% ही होते हैं जो अर्ली स्टेज में आ पाते हैं। अर्ली स्टेज में क्योर रेट इज अराउंड 60% के करीब। 60% आप एक बॉल पार्क फिगर मान सकते हैं कि हाँ 60% लोग क्योर हो जाते हैं। लेट स्टेज के अंदर जहां क्योर रेट प्रैक्टिकली 0% था, वहां वी हैव मूव्ड अप द लैडर टू अराउंड 15%, 20% के करीब हम लोग लास्ट स्टेज कैंसर्स में भी क्योर नहीं तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मींस इन एक्सेस ऑफ 5 years, 5 साल से अधिक हम सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हैं इन लेट स्टेज कैंसर। और स्टेज 3 के अंदर अबाउट 40% लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स आप समझ सकते हो। कितना सालों का होता है ये लॉन्ग टर्म मींस इन एक्सेस ऑफ 5 years। लॉन्ग टर्म बोला तो 5 years एक फिगर है। अगर 5 साल क्रॉस हो रहे हैं तो वो हम 40% के करीब इन स्टेज 3 एंड स्लाइटली एडवांस्ड बट नॉट स्टेज 4। स्टेज 4 के अंदर अराउंड 15-20% लॉन्ग टर्म सर्वाइवर्स, यानी कि जो 5 साल से अधिक लोग जी सकते हैं। इनमें क्योर वर्ड हम यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वी डोंट हैव एज मच फॉलोअप नहीं है हमारे पास, बट अगर लॉन्ग टर्म है और आप डिजीज फ्री हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से काफ़ी लोग 10 साल भी क्रॉस कर जाएं। सो बहुत तरक्की है लंग कैंसर के अंदर। काफ़ी नई ड्रग्स आ गई हैं, इम्यूनोथेरेपी आ गई है, टारगेटेड थेरेपीज आ गई हैं। सो काफ़ी तेज़ी से तरक्की हो भी रही है, काफ़ी तेज़ी से नई नई ड्रग्स भी आ रही हैं, बट मुझे लगता है फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन के ऊपर। एंड प्रिवेंशन में एयर पोल्यूशन का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन की आपने बात कही है, तो प्रिवेंशन में क्या एक्सरसाइज एक बड़ा रोल निभा सकती है? एक्सरसाइज क्या एक बड़ा रोल निभा सकती है? बहुत अच्छा सवाल। यस, आई थिंक सो, यस। इसका डायरेक्ट एविडेंस निकालना बड़ा मुश्किल है।
राइट, डायरेक्ट एविडेंस निकाला, क्योंकि एविडेंस कैसे निकलता है, मेडिकल लिटरेचर में एविडेंस निकलता है कि आपने 100 लोगों को एक्सरसाइज कराई, 100 लोगों को बोला तुम भैया एक्सरसाइज मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, और उनको 10 साल तक फॉलो अप किया और देखा कि भी कितना सर्वाइवल बेनिफिट मिला या कितने लोगों को लंग कैंसर इसमें हुआ और कितने लोग, बट लंग कैंसर का एक कारण नहीं है ना, बहुत सारे कारण है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई एयर पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहा है, कोई बाहर जॉगिंग कर रहा है एयर पोल्यूशन में, तो इसके ऊपर लेवल 1 एविडेंस नहीं है, बट एक्सरसाइज से ना ही केवल लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं, आपके अंदर ऐसे इम्यूनिटी जनरेट होती है जो कैंसर सेल्स को मार सकती है, जो हमारी बॉडी में हम कहते हैं हर साल हर मोमेंट कैंसर सेल्स बनते हैं और अपने आप मर जाते हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उसको इम्यून सर्विलेंस कैमरास जो आपकी बॉडी में भगवान ने फिट करके भेजे हुए हैं वो उनको पकड़ के डिटेक्ट करके मार देते हैं। इसीलिए HIV पॉजिटिव या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स में कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। सो डेफिनेटली एक्सरसाइज करने से लंग कैपेसिटी बढ़ती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ती है, हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, कुछ एंटी कैंसर हार्मोन्स भी जनरेट होते हैं, जिससे आपके कैंसर होने के चांसेस डेफिनेटली डिक्रीज होते हैं। सो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एक्सरसाइज डज रिजल्ट इनटू बेटरमेंट। अभी हाल फिलहाल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो हालांकि ब्रेस्ट कैंसर में पब्लिश हुई थी। इट वाज पब्लिश्ड इन बार्सिलोना, आई वाज देयर इन द मीटिंग, September 15 September 2024। इट वाज अ वेरी लार्ज मीटिंग जिसमें 50,000 डेलीगेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, टॉप नॉच मीटिंग, इसको यूरोपियन सोसाइटी मेडिकल ऑन्कोलॉजी मीटिंग कहते हैं। एंड उसके अंदर स्टडी पब्लिश हुई थी जिसका नाम था ऑप्टी ट्रेन स्टडी, आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहे, ऑप्टी ट्रेन, ऑप्टिमाइज्ड ट्रेनिंग। सो ऑप्टी ट्रेन स्टडी में उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा यूजुअल केयर, आप आए में से ट्रीटमेंट लिखवाया, मैंने हाँ भी एक्सरसाइज किया करो, अब चले गए, क्या एक्सरसाइज करनी है कैसे करनी है किसी ने नहीं पता नहीं, करी नहीं करी कोई मतलब नहीं। ग्रुप 2 जिसमें उन्होंने इंटेंसिव, वर्ड इंटेंसिव पे गौर फरमाया जाए, इंटेंसिव मींस प्रॉपर स्ट्रेंथ, प्रॉपर इंटेंसिव ट्रेनिंग, इंटेंसिव एरोबिक एक्सरसाइज कराई, तो उनको बुलाया गया घर से, उनको एरोबिक एक्सरसाइज पूरे एक्सपर्ट ने कराई, इंटेंसिव एरोबिक, जैसे ट्रेडमिल हो गया, क्रॉस ट्रेनर हो गया एक्सेट्रा। ग्रुप 2 जिसके अंदर उन्होंने इंटेंसिव मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ग्रुप 3 सॉरी, ग्रुप 0 या 1 मान लीजिए, 2 and 3, थर्ड ग्रुप इंटेंसिव मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, दैट मींस एग्जैक्टली बॉडी बिल्डिंग, मसल ट्रेनिंग। ओके, जब उनको फॉलो अप किया गया ब्रेस्ट कैंसर वाली पेशेंट्स को, तो उन्होंने देखा जो एरोबिक एक्सरसाइज वाला ग्रुप है उसका 15% 15% रिडक्शन इन द रिस्क ऑफ कैंसर कमिंग बैक। 15% आ रहा है, ये क्लाइमेक्स नहीं है, क्लाइमेक्स अब है। जिन लोगों को मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ग्रुप था उसमें 80% डिक्रीज इन द रिस्क ऑफ कैंसर कमिंग बैक, यानी कि आपके कैंसर के वापस आने की चांसेस 80% घट जाते हैं, 80% घट जाते हैं अगर आप मसल ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर, यानी कि एरोबिक एक्सरसाइज जो हम आमतौर पे समझते हैं। से आपका मतलब है जिम वाली प्रॉपर एक्सरसाइज, मसल ट्रेनिंग, मसल स्ट्रेंथनिंग। सो ये क्लाइमेक्स है, और मैं समझता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है। अगर ये ब्रेस्ट कैंसर में हेल्प कर सकती है तो बाकी कैंसर्स में भी हेल्प करेगी। इन प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, आपके बॉडी के अंदर ग्रोइंग सेल्स कौन से हैं? कैंसर, अगर कैंसर है तो ग्रोइंग सेल्स तो कैंसर सेल्स, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और कौन से ऐसे सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में ग्रो कर सकते हैं अगर उनको स्टिमुलेट किया जाए? आइज ग्रो कर सकती है? नहीं। जबान ग्रो कर सकती है? नहीं। जबान चल सकती है, ग्रो नहीं कर सकती। हार्ट ग्रो कर सकता है? नहीं। लंग्स नहीं, लिवर नहीं, किडनी नहीं, इंटेस्टाइन्स नहीं। मसल ग्रो कर सकती है। दैट मीन्स अगर आप मसल को स्टिमुलेट करें तो मसल सेल्स ग्रो करते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है मसल की। अगर मसल सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो यू आर डाइवर्टिंग द न्यूट्रिशन टू द मसल सेल, दैट मीन्स आपने कैंसर सेल का न्यूट्रिशन डिप्लीट कर दिया। इन टर्न आपने बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स जनरेट करे, आपने हैप्पी हार्मोन्स जनरेट करे, इम्यूनिटी लेवल बढ़ा, वो इम्यूनिटी भी आपके कैंसर सेल्स को चेक करेगी। तो आई थिंक कंसेप्ट काफ़ी क्लियर है कि अगर हम प्रॉपर मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं तो कैंसर होने के रिस्क भी घटेगा और कैंसर के वापस आने का रिस्क भी घटेगा। तो चलिए, तो डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। मुझे लगता है अगर दर्शकों आप ये रिपोर्ट हमारी देख रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज पर फोकस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आपकी अभी की बीमारी के साथ साथ आपके फ्यूचर में अगर आपको किसी तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो उससे भी निजात दिलाने में कामयाब है। और ये एविडेंस बेस्ड है, ये एविडेंस बेस्ड है। ऑप्टी ट्रेन स्टडी, यू कैन गूगल ESMO, यूरोपियन सोसाइटी मेडिकल ऑन्कोलॉजी 2024। एक्सरसाइज के साथ बात डाइट की भी,
डाइट हम लोग कुछ भी खाते हैं आजकल, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, खासकर यंगस्टर्स जो होते हैं, मिलेनियल्स, हम लोग अब एयर जंक पोल्यूशन है तो उस पे तड़का तो लगाना पड़ेगा एयर ना। पॉल्यूशन में तड़का तो लगाना पड़ेगा। तो जंक फूड का हम तड़का लगाते हैं और जंक फूड को लेकर चर्चा कर लेते हैं। जंक फूड किस तरीके से आपकी डाइट जो है आपकी, वो आपकी हेल्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है? सो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जंक फूड खाना ही नहीं चाहिए, दैट इज़ इम्पॉसिबल, ये हो ये नहीं सकता। इम्पॉसिबल, ये एग्जैक्टली। हो नहीं सकता, तो ये कोई भी नहीं डेफिनेट, हाँ, मानेगा। कोई भी नहीं मानेगा, और मैं कह दूंगा तो बोलेंगे ठीक है, कह दिया। हमने सुन लिया। हाँ, हमने सुन लिया। 1 घंटा भी असर नहीं किया, उसी हाँ। समय मोबाइल उठाया और जेप्टो से वो क्या जो ऑर्डर भी कर दिया। जोमेटो से ऑर्डर कर दिया। सो आई थिंक इट शुड बी अ सिलेक्टिव मील, नॉट एवरीडे मील। हर रोज मत खाओ। चीट मील। चीट मील कह लो या सेलिब्रेशन मील कह लो, खा लो, मना नहीं है, बट ट्राई टू ईट एज लेस प्रोसेस्ड फूड एज पॉसिबल। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करने से आपकी हेल्थ को हानि पहुंचने वाली है। बट आपकी डाइट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रॉ वेजिटेबल्स, ऑल टाइप ऑफ कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि रेड ग्रीन येलो, मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता We हूँ। should avoid that. रेड ग्रीन येलो ऑफ दाल्स, मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, मिक्स okay. ऑफ फ्रूट्स, ऑल कलर्स ऑफ फ्रूट्स, ऑल कलर्स ऑफ दाल्स, ऑल कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स, ये अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। इसके ऊपर आपने टेस्ट के लिए, अगर आप यू वांट टू ईट समथिंग जंक विच इज रेडी टू ईट, या प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, आप खा लीजिए, बट उसका उसका सेवन लिमिट कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। मैं कहता हूँ वी आर व्हाट वी ईट। इफ वी ईट अनहेल्दी देन वी आर लाइकली टू बी अनहेल्दी। आपकी सेहत आपके हाथ, बाकी हम लोग तो बैठे हैं फिर। सर, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ऐसा है कि मतलब आजकल कई तरीके की वैक्सीन चल रही हैं जो कई बीमारियों से आपकी मदद करती हैं, आपकी सिक्योरिटी करती हैं, आपकी सेफ्टी के लिए काम करती हैं। तो क्या लंग हेल्थ के लिए भी इस तरीके की कोई वैक्सीन है जो आपको लंग कैंसर होने से बचा सकती है भविष्य में? या सो मैं इसका जवाब 2 पार्ट्स में दूंगा। एक तो आपने बोला लंग से रिलेटेड कोई वैक्सीनेशन है या नहीं। एक है कैंसर वैक्सीन कौन कौन सी है, राइट, और क्या लंग कैंसर की कोई वैक्सीन है जी। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हो गए। लंग से रिलेटेड वैक्सीन सिर्फ इन्फेक्शन से रिलेटेड वैक्सीन है, लंग कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। तो दोनों पार्ट्स का आंसर यहाँ पे, लंग कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन लंग्स, क्योंकि आप हर समय आप इनहेल कर रहे हैं, वायरसेस भी जा रहे हैं, बैक्टीरियाज भी जा रहे हैं, तो उसकी वैक्सीन्स तो हैं जिससे आपको ओवरऑल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस ना हो। तो जैसे कि एक हमारी फ्लू शॉट जिसको बोलते हैं, वो सालाना एक बार आप ले सकते हैं। कुछ और भी कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो लंग में होते हैं, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी एंड हिप वैक्सीन जिसको बोलते हैं, और न्यूमोवैक्स, न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल हमारी न्यूमो मीन्स लंग्स। सो ये वैक्सीन तो एक एज के बाद सभी को प्रिस्क्राइब की जाती है। इट्स अ पार्ट ऑफ द एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सो ये तो हो गई लंग्स के लिए। ओवरऑल इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, अगर आप प्री डिस्पोज पॉपुलेशन में है, एल्डरली है, डायबिटीज़ है, और या फिर कोई और इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो हमें ये वैक्सीनेशंस ले सकते हैं, लेनी भी चाहिए। लंग कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। बट क्या ऐसी कोई कैंसर वैक्सीन हैं? यस, डेफिनेटली है। देखिए, कैंसर, लंग कैंसर वायरसेस की वजह से नहीं होता, राइट, वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से लंग कैंसर नहीं होता। उससे आपकी लंग की कैपेसिटी खत्म हो सकती है, कम हो सकती है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग। बट कैंसर वैक्सीन्स जहाँ पे वायरल इंड्यूस्ड कैंसर्स हैं, वहाँ पर वैक्सीन्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल कैंसर, यानी सर्विक्स, बच्चादानी के मुंह की जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है, वो सिर्फ सर्विक्स कैंसर से बचाती है आपको, तो वो वैक्सीन अवेलेबल है। एक है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो लिवर कैंसर से बचाती है। सो ये वैक्सीनेशंस डेफिनेटली लेनी चाहिए। इसकी एक अप्रोप्रिएट एज है जिस समय लेनी चाहिए, और ये मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसको हम सर्वारिक्स या गार्डासिल के नाम से जानते हैं, वो वैक्सीन, और इंडिया ने भी बना लिया वो वैक्सीन, तो वो वैक्सीन लेनी चाहिए। और एक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, बचाव की बात हो रही है, तो बचाव की बात मैं अपने उन दर्शकों के लिए भी करना चाहूँगी और डॉक्टर साहब से आपके लिए वो सवाल लेकर आना चाहूँगी। सर, अभी जो माहौल है, जो पोल्यूशन है, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत खतरा है सभी के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो ऑलरेडी अस्थमा जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं? देखिए, ऐसे लोग क्या उनको लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको लंग कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है अगर उनको अस्थमा है। हम बहुत सारे लंग कैंसर पेशेंट देखते हैं, बट ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादातर में प्रोमिनेंट अस्थमा की हिस्ट्री होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, क्योंकि एयर पोल्यूशन अपने आप में
हाई कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर है तो आपका अस्थमा अग्रेवेट हो सकता है। तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली प्रिकॉशन लेना चाहिए। खुली हवा में, बाहर के वातावरण में ना जाएं। एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें जहाँ तक हो सकता है। आपकी गाड़ी में भी एयर प्यूरीफायर लग सकता है, या क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहें, या सेंट्रली एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में रहें, तो आपको अस्थमा या फिर एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन होने का चांस कम होगा, और अस्थमा का एग्रेवेट होना या अस्थमा का अटैक पड़ने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उनको प्रिकॉशंस डेफिनेटली लेने चाहिए। सर, चेकअप्स को लेकर बात कर रहे थे, डिटेक्शन को लेकर बात कर रहे थे बीमारियों को, तो अब चेकअप कब कब के दौरान, किस किस समय के अंतराल के दौरान करवा लेने चाहिए इस तरीके की बीमारियों से बचाव के लिए? तो इसके भी दो पार्ट्स हैं। एक है जनरल पॉपुलेशन, जो स्मोकर्स नहीं है, स्मोकिंग नहीं करते हैं, अदरवाइज लो रिस्क प्रोफाइल, उनको चेकअप सिर्फ सिम्टम बेस्ड ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हर 6 हफ्ते में या 6 महीने में या साल भर में एक एक्सरे करा लूंगा तो मैं लंग कैंसर से प्रोटेक्ट हो जाऊंगा। ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप हर कुछ समय में अगर एक्सरे करा लेंगे तो आपको लंग कैंसर से आप बच सकते हैं या लंग कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा। ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं। जनरल पॉपुलेशन, दैट इज एवरेज रिस्क, जो एवरेज रिस्क सोसाइटी में है। अब आ जाते हैं जिनका रिस्क हाई है। और वो लोग हैं जिनका, जो स्मोकर्स हैं, जो हैवी स्मोकर्स हैं, और उसकी डेफिनेशन है मोर देन 20 पैक ईयर्स। मोर देन 20 पैक ईयर्स का मतलब होता है कि 20 सिगरेट रोजाना 20 साल तक। सो जिनकी 20 पैक ईयर से ज्यादा की हिस्ट्री है, वो लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट, लो डोज का मतलब है ज्यादा रेडिएशन ना लगे, तो लो डोज सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट सालाना करा सकते हैं अप टिल 3 इयर्स। उनमें लंग कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो सकता है, जिससे सर्वाइवल रेट बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो आप उसको ट्रीट करके उसको क्योर कर सकते हो। मैंने आपको बताया स्टेज 1 स्टेज 2 में 60% क्योर रेट है, तो उसमें सर्वाइवल बेनिफिट है। ये स्टडीज हो चुकी हैं जिसके अंदर स्मोकर, हाई रिस्क पॉपुलेशन, जिनको लंग कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनमें सीटी स्कैन कराकर आप अर्ली डिटेक्ट करके लाइफ सेव कर सकते हो। ऐसे में अब जब बात हो रही है कि हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, स्मोकिंग की बात की आपने, नॉन स्मोकर्स की बात की, तो जो अब ऑलरेडी जो स्मोकर्स हैं, क्या उनको स्मोकिंग क्विट करने से इससे फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किस हद तक वो फायदा पहुंच सकता है? With every minute passing without smoking, or when you leave smoking, your system starts healing itself. यानी कि आपकी बॉडी अपने आप स्मोकिंग के इफेक्ट को धीरे धीरे नलीफाई करना शुरू कर देती है, यानी उसको दूर करना शुरू कर देती है। स्मोकिंग इज एन इनक्रेडिबल वे ऑफ मेकिंग पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रीच योर सिस्टम, और सो मेनी कार्सिनोजेंस, इतने सारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आपके स्मोक के अंदर है, सिगरेट स्मोक के अंदर है, कि वो आपके सिस्टम को जाके खराब कर रहे हैं। और जैसे ही आप छोड़ते हैं वैसी बॉडी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म ट्रिगर रहता ही है हमारी बॉडी में, और वो हील होना शुरू हो जाता है। लेकिन टू रीच द एवरेज रिस्क डिपेंड करता है आपने कितने साल स्मोकिंग करी। अगर आपने 20 साल स्मोकिंग की है तो आपको 10 से 15 साल लगेंगे उस रिस्क, हाई रिस्क को नलीफाई होने में, एवरेज रिस्क तक पहुंचने में। काफी बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो 10 साल पहले छोड़ दी थी, अब हमें कैसे हो गया। मैंने, आपने कितने साल स्मोकिंग की थी? जी हमने तो 25 साल की थी। मैंने देखो रिस्क को नलीफाई होने में, जीरो होने में, या एवरेज रिस्क होने में काफी समय लगता है। और अब आप ये भी तो देखो कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो। जो आपका नेवर स्मोकर का रिस्क है वो तो बना ही रहेगा। जो भी दिल्ली में रह रहा है उसका एवरेज रिस्क को हाई है लंग कैंसर होने का, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही इतना पोल्यूटेड है, आपका पार्टिकुलेट मैटर तो 300, 400, 500 पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। जो WHO कहती है 10 से कम होना चाहिए। अब 10 से कम तो हम सोच भी नहीं सकते। दिल्ली एनसीआर में तो फिलहाल बिल्कुल नहीं सोच सकते। You know what is the WHO recommendation? WHO की recommendation for particulate matter 2.5 is less than 10. Less than 10. Less than 10. और हम लोग अभी 400, anything more than 10 AQI increases your risk of having lung cancer. Right? With every 25 increase, 10 से 35, you are smoking 1 cigarette a day. 35 से 70 you are smoking 2 cigarettes a day. Okay. 35 से 100 हो गया या 105 हो गया, you are smoking 3 cigarettes a day. और अगर 300 है तो आप कैलकुलेशन कर लो, मेरी थोड़ी मैथ्स थोड़ी वीक है, आपकी थोड़ी ज़्यादा आपकी भी वीक, तो आप सोच लो कि आप कितनी सिगरेट पर डे पी रहे हो। तो मतलब सर आपने 10 का जिक्र किया, 10 AQI का, राइट? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंटरनेट पे है, आप गूगल करके पढ़ सकते हो। तो फिर मतलब इतना कम कहाँ पर? मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसी आप कोई भी जगह है, बल्कि मिल जाएगा आपको। नहीं आप गूगल करके पढ़ लो, वो भी आपको मिल जाएगा। आसाम में मिल जाएगा। अच्छा, 10 होगा।
मतलब फिलहाल असम के लोग ज्यादा सेफ हैं दिल्ली एनसीआर वहाँ या पे उसके कोई और आसपास क्राइसिस के। होगा, सब जगह कुछ ना कुछ क्राइसिस होते हैं, बट स्वीडन, आयरलैंड, इन सब जगहों पे अगर आप अभी भी ये वर्ल्ड मैप पे आप AQI डालेंगे, AQI वर्ल्ड मैप, उसमें हर एक स्टेशन का AQI आपको मोमेंट टू मोमेंट पता चल सकता है। न्यूयॉर्क में भी 45 के करीब है, ऐसा नहीं कि न्यूयॉर्क इज परफेक्ट, 50-60 के करीब रहता है न्यूयॉर्क। लेकिन इंडिया से और यहाँ के दिल्ली एनसीआर से यहाँ से तो लाखों वो गुना। वो तो लाख गुना बेटर है। सो कनाडा एरियाज में जहाँ पर बर्फ जो थोड़े बर्फीले क्षेत्र हैं, वहाँ पर डेफिनेटली AQI आपको इसी रेंज में मिलेगा, 7, 8, 5, 0, इस रेंज में मिलेगा। सर तमाम जानकारियों का आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हम आपसे ये एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ हेल्थ टिप्स देकर जाएं जो उनको लंग कैंसर और इससे जुड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। आई थिंक इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। मैं समझता हूँ कि स्मोकिंग डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए। ये एक डायरेक्ट और इरिवर्सिबल रिस्क फैक्टर है जो आपकी बॉडी को डैमेज करता है, और उसको रिवर्स करने में वो उतना ही समय लगता है जितने समय आपने स्मोकिंग की है। तो द सूनर यू लीव इट द बेटर इट इज़। एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल रखना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस डाइट रखना, एक बैलेंस तरीके से सारी चीज़ें खाना, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी बॉडी मास इंडेक्स रखना, यानी कि आपका BMI एक सेफ रेंज में हो, एक आइडियल रेंज में हो, तो वो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, अच्छी मात्रा में पानी पीना, साफ़ पानी पीना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं उससे जिस तरह से आप बच सकते हैं, जो जैसे आप समझते हैं कि आप बचा जा सकता है, चाहे वो इंडोर एक्सरसाइजेस करके या फिर एयर प्योरीफायर्स का इस्तेमाल करके, जो हमारी एक लिमिटेशन बन गई है अब, ये जो इन्वायरमेंट है, उससे आप डेफिनेटली अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं, अपने घर वालों की हेल्थ को बचा सकते हैं। और मैं समझता हूँ ओवरऑल खुश रहना वो भी बहुत ज़रूरी है। अपनी जॉब को, अपने काम को बहुत प्यार करना, ताकि आप ओवरऑल एक सेटिस्फेक्शन लेवल, आपका इमोशनल क्वोशंट लेवल भी और सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत अच्छा रहे, वो एक बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ये इस तरह से बैलेंस लाइफ रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। सर सारे सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये शो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। आपके इन सवालों के जवाब हम कोशिश करेंगे अपने अगले एपिसोड में देने के, और आपकी इस एपिसोड को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।